Today our topic is enzyme inhibition, activation and specificity. ठीक है, सबसे पहले हमें जो चीज पता होनी चाहिए कि एंजाइम की सेंसेस कैसे होती है। हम इसको मेथड 2 के लेक्चर में हम इसको जो है पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं जब हमने इंसुलिन की सेंसेस पढ़ी थी, जो कि हमारे पास जो है बेसिकली एक हार्मोन है। तो हमारे पास बेसिकली क्योंकि वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो हमारे पास बाकी हार्मोन्स क्योंकि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इनकी सेंसेस भी उसी तरह से अप्रोक्सीमेटली होती है। अब ये किस तरह से होती है कि एंजाइम्स जो हैं वो सबसे पहले हमारे पास कहाँ पे सेंसाइज होंगे, क्योंकि प्रोटीनियस इन नेचर हैं, तो वो राइबोसोम्स उनको सेंसाइज करेंगे, और वो राइबोसोम्स किसके ऊपर मौजूद होते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब क्या होता है कि इसकी सेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, वो आती है जी आपके पास डीएनए से, और डीएनए से सबसे पहले आपके पास क्या बनता है जी, आरएनए। ठीक है, और वो आरएनए फिर जो है हमारे पास कहाँ जाता है जी, राइबोसोम्स के ऊपर, और वहां से क्या बनती है आपके पास, प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब वो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो हमारे पास हर एक एंजाइम के लिए अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसका जीन अलग होता है। उसके बाद हमारे पास वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मूव करता है, और वहां पे हमारे पास उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है, वहां पे वो फाइनली फोल्ड अप होता है, उसके साथ एक्टिवेटर्स और कोफैक्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, और फिर उसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब जब हमारे पास जो एंजाइम जब हमारे पास सेंसाइज हो जाता है, तो वो दो तरह का होता है बेसिकली। एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम बोलते हैं, और दूसरा एंजाइम जो होता है हमारे पास होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, उसको बोला जाता है। एंजाइम जो हमारे पास बनते हैं और हमारे पास वो रिटेन होते हैं, मीन इनसाइड द सेल होते हैं, और वो सेल के यूज के लिए ही होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। वो कभी भी आपके पास बाहर नहीं आएंगे, वो कभी भी आपके पास बाहर आके वर्किंग नहीं करेंगे। सो दे आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, कि आपके पास हर एक ऑर्गेनेली, हर एक जो है पोर्शन ऑफ द सेल में वो पाए जा सकते हैं। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हैं, कैटालेसिस हैं, जो कि बायोलॉजिकल जो है ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हैं। और हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, आपके पास कॉम्प्लेक्स 3 के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जहाँ हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होते हुए वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि आपके पास सेल के अंदर मौजूद है, सो दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। जबकि हम बात करते हैं अगर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, तो दे आर सेंसाइज्ड इन द सेल बट सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल टू वर्क एक्सटर्नली। कि ये बनते तो हमारे पास सेल के अंदर है, उसी प्रोसेस से बनेंगे कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी ट्राइबोसोम, और वहां से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाके मॉडिफाई होंगे, उसके बाद वो हमारे पास गोल्जी बॉडीज के अंदर जाके एक्टिवेट होंगे। मगर क्या होगा उसके बाद वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल आपके सेल से बाहर स्क्रीट आउट हो जाएंगे, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था इन केस ऑफ इंसुलिन। तो हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स की होती हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम आपने जैसे आप पढ़ते हो कि आपके पास स्टमक में हमारे पास पेप्सिनोजन आता है, वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन बना देता है, और उसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन है हमारे पास, इसके अलावा वेरियस नंबर ऑफ अदर एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो वो सारे एंजाइम देखा जाए तो वो आउटसाइड द सेल मौजूद है, मगर उनकी सेंसेस आपके पास इनसाइड द सेल्स हो रही होती है, और उसके बाद वो जो है हमारे पास आपकी इंटेस्टाइनल ल्यूमन या स्टमक के अंदर आते हैं और वहां पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और वो वर्क क्योंकि आउटसाइड द सेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, अब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज आर नॉट यूज्ड बाय द सेल्स। कौन से सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स कभी भी आपके एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक लूप्स के अंदर, वो हमारे पास यूज नहीं करते, और वो उनको क्या करते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट रिलीज कर देते हैं थ्रू द डक्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पे जाके हमारे पास क्या है, वो ड्यूडेनम के अंदर अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दैट इज वाई, क्योंकि हमारे पास इनका रोल ही आपके सेल से बाहर है, तो आपके पास इनको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। On those basis you can classify enzyme as इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। तो ये तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन थी, मगर हम जैसे कि इससे पहले एंजाइम एक्टिविटी एक्टिवेशन की बात पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास क्या होता है, समटाइम्स आपका एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड होता है, मगर क्या होगा उसके बाद वो क्या हो जाएगी, उसकी इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, अब वो इनहिबिशन कैसे हो सकती है, द प्रिवेंशन ऑफ एन एंजाइम प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इनहिबिटर विद द एंजाइम। ये चीज हम कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे, कि वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी जी कि इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स होता है आपके एंजाइम के ऊपर। ठीक है, अब वो इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स आपके एंजाइम के ऊपर होगा, तो जब भी आपके पास आपके एंजाइम को प्रिवेंट किया जाएगा आपका कोई भी प्रोसेस करने से, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि वो जो चीज जो है आपके साथ वर्क कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे, और प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनहिबिशन बोलेंगे। सो इनहिबिटर इज एनी सब्सटेंस, इनहिबिटर क्या है, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है दैट कैन डैमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम,
कैटालाइज्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एन इनहिबिटर, जो कि हमारे पास क्या करे, डैमिनिश मीन कम करे द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, जो कि आपके पास हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी मीन आपके पास किस रेट से हमारे पास रिएक्शन चल रहा है, वो उसको अगर वो कम करे, मीन अगर वो उसकी उस स्पीड को कम कर दे या उसको डिक्रीज कर दे, तो दैट इज वर्ड डैमिनिश, उसको मीन डिक्रीज करना या अल्टर करना। तो इस पूरी चीज को जो है इनहिबिटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक सबस्ट्रेट है और आपके पास इनहिबिटर है। तो हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्योंकि इनकी सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनके दरमियान क्या होता है, कंपटीशन होता है, और वो कंपीट करते हुए सम टाइम क्या होता है, इनहिबिटर जो है बाइंड हो जाता है विद द एंजाइम। अब क्या हो गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इनहिबिटर आपके पास जो है एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं कर पा रहा होता, और उसकी वजह क्या है कि हमारे पास पहली चीज तो ये है कि वो इसके साथ इंटरेक्शंस नहीं कर पा रहा होता इनहिबिटर के साथ, जो वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे और प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको रिलीज कर दे। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, इनहिबिटर वहां पे अटैच रहता है और वो क्या कर देता है, आपके एंजाइम को हमारे पास जो है इनहिबिट कर देता है। अब इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के आपके पास इनहिबिशन हो रही होती हैं। पहली होती है जी रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। अब वर्ड रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आपके पास जो है इनहिबिटर आएगा, बाइंड करेगा और वो कुछ टाइम बाद वहां से रिलीज हो सकता है, मीन इनहिबिशन आपके पास खत्म हो सकती है। जबकि इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास वहां पे इनहिबिटर आएगा तो वो परमानेंटली वहां पे बाइंड कर जाएगा और वो कभी भी उसको लीव नहीं करेगा। उस केस में आपके पास एंजाइम जो है आपके पास अल्टीमेटली आपके पास जाया हो जाता है और वो आपके पास कभी भी रिकवर नहीं कर पाता। जब रिवर्सिबल की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कंपेटिटिव हमारे पास आ जाती है, इनहिबिशन आ जाती है, अनकम्पेटिटिव या जो है हमारे पास इसको अनदर टाइप है नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन आ जाती है, और मिक्स्ड इनहिबिशन। तो ये आपके पास बेसिकली चार चीजें हैं। दो आपने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, अनकम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो है हमारे पास इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, स्टूडेंट मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ड अन एंड नॉन की वजह से, कहते हैं कि ये दोनों सेम चीजें, मगर हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि रिवर्सिबल इनहिबिशन वही इनहिबिशन है कि जिसमें हमारे पास इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास जो है डिसोसिएट हो जाता है फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, और इसकी टाइप्स चार हैं, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, दैट इज कंपैटिटिव इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका सबस्ट्रेट और आपका एंजाइम दोनों हमारे पास एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, ताकि वो क्या बना सकें, ईएस कॉम्प्लेक्स बना सकें। ईएस कॉम्प्लेक्स क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी, अगर क्या आपके पास एंजाइम और आपका सबस्ट्रेट ये अगर बाइंड कर जाएं तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर कि आपके पास इस केस में एंजाइम अगर इनहिबिटर के साथ बाइंड कर जाता है तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ईएस नहीं बनेगा, वो ईआई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, कि मतलब यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है, आपके पास ईएस कॉम्प्लेक्स आगे फर्दर जो है ईपी कॉम्प्लेक्स एंड देन जो है आपके पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जबकि ईआई कॉम्प्लेक्स आपके पास इधर ही रुकता है, वो आगे कभी भी मूव नहीं कर पाता। मगर यहाँ पे आपने याद रखना है कंपटीशन इस वजह से क्रिएट होता है कि समटाइम्स आपके पास यहाँ पे सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की जो है हमारे पास सेम स्ट्रक्चर होती हैं, समटाइम्स सेम जो है हमारे पास जो है इंटरेक्शंस होती हैं, दैट इज व्हाई हमारे पास जो है यहाँ पे वो कंपीट कर होते हैं विद द एंजाइम उसके साथ बाइंड कर जाए। अब इसमें हम कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टैटिन ड्रग जो है इस कॉमन एग्जांपल ऑफ द कंपेटिटिव इनहिबिशन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिन ड्रग? स्टैटिन ड्रग का काम क्या होता है? तो स्टैटिन ड्रग जो है हमारे पास इट इज अ लिपोटर है, कंपीट करता है ये एचएमजी को ए। हमने पढ़ा हुआ है जी एचएमजी को ए कहाँ पे बनता है, कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? कीटोन बॉडीज जी, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हमारे पास एचएमजी को ए बनता होता है जी। ठीक है, हमारे पास कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस में भी बन रहा है, मगर बेसिकली हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हमारे पास क्या है, एचएमजी को ए बेसिकली बन रहा होता है। तो हमारे पास एचएमजी को ए सबस्ट्रेट है और हमारे पास एंजाइम क्या है, हमारे पास एचएमजी को ए रिडक्टेज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ड्रग दी जाती है हमारे पास कार्डियक पेशेंट्स को जिनके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से आपके पास एथेरोस्क्लेरोसिस का इश्यू हो सकता है, मीन उनकी वेन्स बंद होती हैं। तो वहां पे क्या होता है, फर्दर आपके पास अगर कोलेस्ट्रॉल सेंसस होगी तो वो हमारे पास क्या है, उनकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। तो वहां पे लिपिडोर जो है हमारे पास ड्रग या स्टेटिन जो है हमारे पास ड्रग दी जाती है, जो कि हमारे पास क्या करती है, कंपीट कर रही होती है आपके एचएमजी को ए के साथ कि वो हमारे पास उसके साथ बाइंड कर जाए। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके साथ बाइंड कर जाए ताकि हमारे वो आपका जो है सबस्ट्रेट एचएमजी को ए हमारे पास एंजाइम के साथ बाइंड ना कर सके। तो ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इस केस में आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब देखते हैं जी, हम इसको एक दफा दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आपको जरा अच्छे से समझ आ जाए इस चीज की। होता क्या है कि आपके पास जो स्टेटिन ड्रग है, ठीक है, आपके पास एक एंजाइम है दैट इज एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंपली हमारे पास जब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक आपके पास क्या है, यहाँ से आ रही है स्टेटिन ड्रग और दूसरी तरफ से आपका इसका अपना सबस्ट्रेट है जो कि हमारे पास क्या है, एचएमजी को ए, ठीक है। दो चीजें, दोनों हमारे पास एनालॉग होते हैं एक दूसरे के, मीन स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज होती हैं दोनों में। तो एंजाइम क्या है, वो हमारे पास क्या है, इन दोनों के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है क्योंकि दोनों के साथ क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। अब क्या होता है कि हमारे पास चांस क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट यहाँ पे दो मौजूद है और एंजाइम एक है, तो चांस है जी कि 50% चांस है कि स्टेटिन उसके साथ बाइंड कर जाए और 50% चांस है आपके पास एचएमजी को ए उसके साथ बाइंड कर जाए। अगर क्या हमारे पास स्टेटिन इसके साथ बाइंड कर जाती है क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालॉग होती है एचएमजी को ए का, तो हमारे पास क्या है, एंजाइम क्या हो जाएगा, आपके पास इनहिबिट हो जाएगा। जब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस नहीं हो सकती। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यूज करते हुए हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास सर जी, सर अरवा कह रही है मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ उसको बोलें कि अपना माइक अनम्यूट कर दे काइंडली। अनम्यूट? हाँ, मीन अनम्यूट कर दे, उसकी मतलब माइक ऑन कर दे, तो उस वजह से शायद उसको आवाज आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। मीटिंग रीजॉइन कर लें। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन की तरफ। तो हमारे पास क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन हमारे पास इनहिबिटर डज नॉट कम्पीट विद द सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमारे पास कोई कंपटीशन होता ही नहीं है आपके सबस्ट्रेट और आपके इनहिबिटर के दरमियान। होता क्या है, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए वो हमारे पास कंपटीशन नहीं होता, मगर क्या है, आपका इनहिबिटर कहीं और पे जाके बाइंड कर सकता है। जैसे हमने इसको फैक्टर्स वाले केस में हमने स्टडी किया था। अब क्या होता है, ये वो साइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, साइट अदर देन द एक्टिव साइट। यहाँ पे आपके पास को फैक्टर भी आपका आगे बाइंड कर सकता है, यहाँ पे आपके को एंजाइम भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है आपके एंजाइम के साथ। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जब आपके पास इनहिबिटर आपका आके बाइंड हो जाता है, तो अब देखेंगे जो नॉर्मल एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर थी आपके पास, वो अब क्या होगी, ये चेंज होगी। जब ये चेंज हो जाती है तो आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। इसको हम अक्सर हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कहा जाता है, जिसमें आपका इनहिबिटर आपकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड कर जाता है। और जब वो एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा तो बेसिक चेंज आपके पास क्या किस में आएगी, आपके पास एक्टिव साइट के ऊपर चेंज आएगी, ठीक है। एक्टिव साइट के ऊपर चेंज किधर से आएगी, क्या उसकी जो कन्फर्मेशन है एक्टिव साइट की वो चेंज हो जाती है। इस वजह से हमारे पास सबस्ट्रेट आगे फर्दर आगे बाइंड नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल अगर हम स्टडी करें तो ड्रग्स टू ट्रीट द पॉइजनिंग ऑफ द मेथनॉल और एथाइलिन ग्लाइकोल, कि आपके पास समटाइम्स क्या हो जाता है, मेथनॉल या एथाइलिन ग्लाइकोल की आपको पॉइजनिंग हो जाती है, मीन आपने जो है कुछ पी लिया है कुछ इस तरह का जिसमें मेथनॉल था या एथाइलिन ग्लाइकोल ज्यादा था, तो वहां पे वो हमारे पास किसकी एग्जांपल आएंगी, अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन की आएंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड है और 3 ब्यूटाइल थायोलीन 1 ऑक्साइड जो है, ये दो ड्रग्स है हमारे पास जो कि इसकी कॉमन एग्जांपल है अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की फॉर द लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या होता है, बेसिकली लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है कि आपके पास जब जो है हमारे पास जब भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स आती हैं, ये उनकी जो है हमारे पास फर्दर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास अगर आपको पॉइजनिंग होगी, आपने कुछ इस तरह की चीजें ड्रिंक कर ली हैं, खा पी ली हैं, तो हमारे पास क्या है, हम सिंपल आपको ड्रग्स देंगे, टेट्रामिथाइलिन सल्फोक्साइड एंड 3 ब्यूटाइल थायोलीन 1 ऑक्साइड। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो लिवर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो आपके पास वो जो है डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज जो है नहीं कर पाएगा किसको, मिथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल को, और उसकी वजह से आपको की बॉडी के ऊपर उसके फर्दर जो है इफेक्ट्स नहीं आ सकेंगे और विद टाइम वो डिग्रेड हो जाएंगे या वो बॉडी से हमारे पास जो है रिलीज आउट हो जाएंगे और उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा।
नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास दैट इज मिक्स्ड इनहिबिशन। तो मिक्स्ड इनहिबिशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन एंजाइम इनहिबिटर एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कभी ये नहीं होगा कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स सिर्फ बन जाए या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, यहाँ मिक्स बन सकते हैं। यहाँ पे या तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, मीन के तीनों चीजें एक दूसरे के साथ क्या हो जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं। अब क्या है कि हमारे पास होता ही है बोथ कॉम्प्लेक्सेस कैन कैटालिटिकली इनएक्टिव। अब होता क्या, इसको हम स्टडी करते हैं। मैं थोड़ा अब इसको स्लो लेके चलता हूँ। आपके पास क्या हुआ, एक एंजाइम था, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या है, इसका सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है। अब इसका इनहिबिटर जो है वो भी इसी तरह का है, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास दो चीजें हैं कि हमारे पास ये एंजाइम है और इसके अंदर इसको मैं कहता हूँ ये इनहिबिटर है, दिस इज सबस्ट्रेट। और हमारे पास क्या हो, या तो पहला केस ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है आके क्या बाइंड कर जाए, आपके पास इनहिबिटर बाइंड कर जाए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, EI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। EI कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि ये हमारे पास उसमें बाइंड कर जाएगा और हमारे पास एज अ रिजल्ट आपका एंजाइम जो है पर्टिकुलरली क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। अब जो दूसरा केस होता है उस केस में क्या होगा कि एंजाइम आपका यही है, ठीक है, ठीक है, एंजाइम यही है, मगर अब क्या हुआ कि आपके पास दोनों जो हैं एक दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप और आपके घर में कोई भी जो है बहन या भाई जो है वो आपके कोशिश होती है कि हम जो है अंदर इंटर हो जाए पहले। तो हमारे पास जब ये दोनों हमारे पास सबस्ट्रेट और इनहिबिटर इकट्ठे जो है हमारे पास एक्टिव साइट में इंटर होने की कोशिश करेंगे, कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास ये दोनों वहां पे स्टक हो जाते हैं। और उस केस में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज ESI कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें पता है जब तक आपका सबस्ट्रेट जो है पर्टिकुलरली पूरी तरह से हमारे पास आपकी एक्टिव साइट के अंदर फिट नहीं होगा, तो हमारे पास कभी भी वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दैट इज द रीजन कि आपके पास दोनों केसेस में आपके पास क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी और वो कभी भी आगे प्रोडक्ट वाली साइड पे कैटालिटिकली आपका एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। फोर्थ जो टाइप है नॉन कॉम्पिटिटिव, जो मैंने आपको पहले बताया था। अनकॉम्पिटिटिव में हमने क्या कहा था, वो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आगे बाइंड करता है, ये चीज याद रखनी है आपने। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ इनहिबिशन, इन दिस इनहिबिटर हैज द सेम अफिनिटी फॉर आइदर एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इस चीज को समझना है कि इसमें हमारे पास जो इनहिबिटर होता है उसकी भी एफिनिटी वही होती है एंजाइम के लिए और एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या करेगा कि वो बाइंड तो करेगा, या तो वो हमारे पास जब बाइंड करेगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, एंजाइम की हमारे पास स्ट्रक्चर उसकी एफिनिटी किसके लिए होती है, आपके एंजाइम के लिए होती है। जो आपका इनहिबिटर है उसकी एफिनिटी किसके लिए, आपके एंजाइम के लिए है, और हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चरल एनालॉग आपके पास सबस्ट्रेट के साथ वो नहीं होता। आपका सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे वो हमारे पास उस चीज की तरह सेम नहीं होगा। अब क्या है कि हमारे पास जब ये हमारे पास स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते तो ये उसके साथ कंपीट नहीं कर रहा होता, ठीक है। पहली चीज तो ये कि मैं जो तुम्हारे साथ भाई कंपीट नहीं कर रहा, और ये इनकी दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब ये आता है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमारे पास सबस्ट्रेट इनहिबिटर आपके एंजाइम के अंदर आगे एक्टिव साइट के अंदर रिजाइड करता है, तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है सबस्ट्रेट जो है उसके पास स्पेस नहीं बचती कि वो वहां पे आके बाइंड कर सके। सो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज टर्म्ड एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, के यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपीट नहीं कर रहे, और वो हमारे पास क्या कर देता है, सबस्ट्रेट को आने की जगह नहीं देता, और हमारे पास क्या हो जाती है, वहां पे सिंपली इनहिबिशन हो जाती है। फर्दर हमारे पास जो टाइप बनती है वो है हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जो हमने नहीं स्टडी की थी। इरिवर्सिबल इनहिबिशन की अगर हम बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इट इन्वॉल्व्स द कोवलेंट अटैचमेंट ऑफ द इनहिबिटर टू द एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, कोवलेंट अटैचमेंट कर रहा होता है विद द एंजाइम। इससे पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी थी, हम जो है रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं, वहां पे कोवलेंट इंटरेक्शंस नहीं बन रही होती, इंटरेक्शंस बन रही होती हैं मगर वो कोवलेंट नहीं होती, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं बिटवीन द एंजाइम एंड द इनहिबिटर और बिटवीन द इनहिबिटर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, ठीक है। और इस केस में द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कंप्लीटली लॉस्ट। इससे पहले हम जो पीछे स्ट्रक्चर जितनी भी चार टाइप्स हमने पढ़ी हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की, वो
रिवर्स हो सकती हैं। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको इफेक्ट करते हैं, जिस वजह से वो इफेक्ट जो है रिवर्स हो सकता है, आपका इनहिबिटर वहां से रिलीज हो सकता है, आपकी इनहिबिटर जो है वो हमारे पास डीनेचर हो जाए, आपके इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान कंपटीशन ना रहे, तो आपके पास वो इनहिबिशन क्या होती है, आपके पास रिवर्स हो जाती है। जबकि इस केस में क्या है, आपके पास एक्टिव कोवलेंटली वो बाइंड कर जाते हैं, तो कैटालिटिक एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस हो जाएगी। इस केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता। It can only be restored by synthesizing molecule. That is the only way ये हो सकता है कि आपके पास इसको रिस्टोर अगर करना है तो आप इसको डायरेक्टली रिस्टोर नहीं कर सकते, आप नया एंजाइम बना दो। That it can only be restored only by synthesizing molecules, कि आप जो है नया एंजाइम बना लो, आप जो है उस एंजाइम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इस डिसऑर्डर को यही इसी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखते हो कि ये एंजाइम है, ठीक है, और उसकी एक्टिव साइट ये मेंशन हुई हुई है, ठीक है, CH2OH, और ये यहाँ पे आके इसके साथ आपके साथ कंपीट करता है, और जब भी इसको हमारे पास जो है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास ये F रिलीज हो गया है यहाँ से, और इसने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कर लिया, इसके साथ बॉन्डिंग कर ली। अब जब इसके साथ ये बॉन्डिंग कर लिया तो यहाँ पे आप देखें देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड हमेशा क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जब भी कोवलेंट बॉन्ड होगा तो आपके पास क्या होगा कि इनहिबिशन जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन कंपैटिटिव सॉरी इरिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या, आपके पास जो ड्रग है वो है एस्प्रिन, ठीक है। ये एस्प्रिन का काम क्या होता है, ये टारगेट करता है और कोवलेंटली मॉडिफाई करता है एक की एंजाइम को जो कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व है, जो कि किसमें इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन क्या होता है जी, आपके पास एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस हो सकते हैं, जब इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ब्लड की थिकनेस भी बढ़ सकती है। तो हमारे पास क्या है, जब ये उसके साथ जाके बाइंड करता है तो ये उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है। जब ये उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है तो अल्टीमेटली बॉडी के पास यही ऑप्शन होता है कि वो नए एंजाइम बना सके। तो जब तक वो नया एंजाइम बनाती है तब तक एस्प्रिन अपना जो है हमारे पास रोल परफॉर्म कर चुकी होती है, और वो हमारे पास अच्छी तरह से हमारे पास जो है इफेक्ट दिखा चुकी होती है। सुसाइड इनहिबिशन भी इसको कहते हैं। सुसाइड इनहिबिशन इस वजह से कहते हैं, इट इज यूजुअली अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिशन। जो सुसाइड इनहिबिशन क्या है, जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन उसकी एक टाइप है जहां पे एंजाइम कन्वर्ट करता है इनहिबिटर को एक रिएक्टिव फॉर्म में इनटू इट्स एक्टिव साइट। कि एंजाइम क्या करता है कि वो उसके पास जब इनहिबिटर आता है तो वो उसको जब कन्वर्ट करने की कोशिश करता है प्रोडक्ट में, तो वो सबसे पहले क्या बनाएगा, E+I, तो ये क्या बनाएंगे, EI कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं EP कॉम्प्लेक्स बनाते हुए इसको एज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिलीज कर दूं। मगर क्या होता है, जब ये रिलीज करता है तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक जो हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म में। तो वो हमारे पास जो रिएक्टिव फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या है, बॉडी को डैमेज काज कर सकती है, और इस वजह से आपकी बॉडी हमारे पास जो है उसके अंदर जो हमारे पास इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, और उसकी आप ड्रास्टिक इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं, जिसके वो हम नॉर्मली कहते हैं कि मैंने सर्टेन फूड खा ली और उस वजह से मेरे पास मेरी बॉडी के ऊपर क्या हो गया, रिएक्शंस हो गए। और उसकी मोस्ट कॉमनली जो है रीजन यही होते हैं कि आपके एंजाइम्स जो हैं जो मौजूद हैं वहां पे, वो इसको जो है रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक्टिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनहिबिशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिवेशन जो एक्टिवेटर्स भी होते हैं जो आपके एंजाइम को एक्टिवेट करने में रोल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपके पास सारे के सारे एंजाइम जो हैं मौजूद किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक तो हमारे पास कॉमन टाइप है एक्टिवेशन बाय द हेल्प ऑफ कोफैक्टर, एंड द अदर टाइप इज द कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रीकर्सर। तो कोफैक्टर हम क्योंकि पहले भी काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, हम इस चीज को अच्छे तरीके से स्टडी भी कर चुके हैं कि मेनी एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं सिर्फ तब जब आपके पास क्या है, हमारे पास कोफैक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और जब भी कोफैक्टर्स अवेलेबल होंगे तभी वो वर्क करेंगे। और इसमें मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल बताई थी डीएनए पॉलीमरेज की, कि वो एक हॉलो एंजाइम है और वो सिर्फ तब ही पॉलीमराइजेशन कर सकता है जब क्या हमारे पास उसके साथ क्या मौजूद हो, मैग्नीशियम आयन मौजूद हो। मैंने आपको क्या कहा था कि मैग्नीशियम आयन होगा तभी वो रिकॉग्निशन भी कर सकेगा किसकी, डीएनटीपी वगैरह की। तो तब ही हमारे पास अब तक मैग्नीशियम होगा तो तब तक वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब अगर मैग्नीशियम नहीं होगा वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह हॉर्स लिवर डिहाइड्रोजिनेज, वो जिंक की उसको जरूरत होती है अपनी एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टाइप दैट इज कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रीकर्सर। तो कन्वर्जन ऑफ एंजाइम प्रीकर्सर में भी हम एक कॉमन एग्जांपल पहले पढ़ चुके हैं आपके पेप्सिनोजन की, जिसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटियोलाइसिस इज अ कॉमन मेथड ऑफ द एक्टिवेटिंग एंजाइम्स एंड इट्स अदर प्रोटीन्स इन बायोलॉजिकल। प्रोटियोलाइसिस क्या होता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन की किसी हद तक डिग्रेडेशन की जाए ताकि उसको क्या किया जाए, एक्टिवेट किया जाए। जैसे हमने इंसुलिन के केस में पढ़ा था कि वो हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन तो है, मगर क्या है, जब उसकी क्लीवेज होती है इन गोल्जी बॉडीज, उसकी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली
हमारे पास प्रोटियोलाइसिस होता है जिसमें हमारे पास सी पेप्टाइड की सिंथेसिस होती है और इंसुलिन की सिंथेसिस होती है, तो तब ही जाके वो एक्टिवेट होता है। तो जस्ट लाइक दैट आपके एंजाइम्स भी हमारे पास इसी तरह से एक्टिवेट होते हैं। द जनरेशन ऑफ ट्रिप्सिन फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन, आपके पास ट्रिप्सिन की सिंथेसिस आपकी ट्रिप्सिनोजन से लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ अदर एंजाइमोजेंस के। इसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनेगा जैसे ही, तो वो क्या करेगा, बाकी एंजाइम की प्रोटियोलाइसिस करेगा और उनकी एक्टिवेशन का बायस बनता है। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। देखते हैं कैसे होता है कि आपके पास ट्रिप्सिनोजन जो है उसकी एक्टिवेशन के लिए एक एंजाइम है एंटीरोपेप्टिडेज। आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है एंटीरोपेप्टिडेज, वो आता है जिसको भी कौन रिलीज करता है, आपके पास इंटेस्टाइनल ल्यूमन रिलीज करती है। ये पैनक्रियाज से नहीं आता, ये याद रखिएगा। एंटीरोपेप्टिडेज आपके पास कहां से आएगा, आपके इंटेस्टाइनल ल्यूमन से आएगा। तो जैसे ही आपके पास पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आपके एंजाइम्स आए हैं, तो उसके वो अंदर मौजूद जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट कौन करता है, आपके पास एंटीरोपेप्टिडेज बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलाइसिस, और वो क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन बन जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या है, ये ट्रिप्सिन खुद भी जो है हमारे पास एक्टिवेट कर देता है। एक दफा ये बन गया, एक्टिवेट हो गया, ये फर्दर ट्रिप्सिनोजेंस को भी एक्टिवेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो तब फिर आपको इंटेस्टाइन को जरूरत नहीं पड़ती इसको दोबारा से बार बार एंटीरोपेप्टिडेज रिलीज करने की। स्टार्ट का जो है सेल्फ उसको चाहिए होता है। उसके बाद ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके पास काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है, प्रोएलेस्टेज को एलेस्टेज में एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है, और प्रोलाइपेज को लाइपेज में एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। अब याद रखना है कि ये ट्रिप्सिन हो गया, ये काइमोट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास जितने भी हैं, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो गए, एलेस्टेज हो गए, ये सारे प्रोटीन की डिग्रेडेशन के एंजाइम्स हैं, जबकि लाइपेज जो है वो लिपिड डाइजेशन के एंजाइम है। एक चीज आपने याद रखनी है कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है ये एक एक्सोपेप्टिडेज है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोपेप्टिडेज, कि ये वो एंजाइम होता है जो कि आउटसाइड द पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारे पास डिग्रेडेशन स्टार्ट करता है। तो ये कार्बोक्सी, इसको इस वजह से कहा गया है कि ये हमेशा जो है कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड से हमेशा क्या करता है, आपके पास डिग्रेडेशन करना स्टार्ट करता है। तो ये चीज आपने याद रखनी। बाकी हमारे पास क्या है, काइमोट्रिप्सिन हो गए ये, और हमारे पास ट्रिप्सिन हो गए, ये हमारे पास एंडोपेप्टिडेजेस की एग्जांपल्स हैं। और लाइपेज जो स्पेसिफिकली हमारे पास किसके साथ इन्वॉल्व होता है, आपके पास फैटी एसिड डिग्रेडेशन और लिपिड डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे अपना ये टॉपिक जो है स्टॉप